नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एसएससी जीडी 2026 6 मई की सभी शिफ्ट का जो मैथ्स का निचोड़ है वो इस सिंगल क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं। ये क्लास उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है जिनका आगे की शिफ्ट में एग्जाम लगा हुआ है। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी ये जितने भी क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, उसे आप ज्वाइन कर लेना। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है। एक नाविक धारा के अनुकूल 5 मिनट में 1 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में 6 किलोमीटर नाव चलाता है तो धारा की गति आपको बतानी है। तो आपको पता है कि धारा के अनुकूल चाल क्या होती है। आपकी धारा के जो अनुकूल चाल होती है वो आपकी होती है x प्लस वाई, क्योंकि धारा के अनुकूल चाल जुड़ेगी। तो ये चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर की, और ये किलोमीटर में है और टाइम जो है वो मिनट में दिया है, तो इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 5/60 हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे 12 बार जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि अनुकूल चाल आपकी कितनी आ गई, 12 किलोमीटर पर आवर। इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी इससे हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे। उसके अलावा प्रतिकूल चाल आपकी क्या होती है, एक्स माइनस वाई। तो प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी, और धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है, तो 6 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, यानी कि प्रतिकूल जो चाल है वो 6 किलोमीटर बराबर हो गई। अब अगर आपको अनुकूल चाल पता है और प्रतिकूल चाल पता है तो धारा की चाल भाई कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ इनको घटा के आधा कर देंगे, क्या हो जाएगी 12 माइनस 6/2, यानी कितनी हो जाएगी आपकी 6/2 का मतलब कितना हुआ, 3 किलोमीटर पर आवर। और अगर वही नाव की चाल निकालनी होती तो इन्हें हम क्या करते, जोड़ के आधा कर देते, यानी कितनी हो जाती है आपकी 12 + 6 18/2, यानी कि कितना हो जाता है आपका 9। ऐसा क्यों किया, इसकी वजह यह है कि जब आप इसे इक्वेशन से भी सॉल्व करोगे तभी आपका आंसर इतने आएगा। जैसे कि आपको धारा की चाल निकालनी है तो 22 से 22 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2x की वैल्यू कितनी होगी 12 6 18, और 2 नीचे जाएगा तो 9 आ जाएगा। तो इसी वजह से इसको डायरेक्ट हमेशा याद रखो कि अगर आपको दो संख्याओं का सम पता है और उनका डिफरेंस पता है तो बड़ी संख्या अगर निकालनी है तो इन्हें जोड़ के आधा कर दो, और छोटी संख्या निकालनी है तो उन्हें घटा के आधा कर दो। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो 20 और 30 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्या आती है, एक तो अभाज्य संख्या 23 आती है, और 23 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी आती है, 29 आती है। तो 23 का वर्ग कितना होता है आपका 529, और 29 का वर्ग कितना होता है 841। तो कितना आएगा इसका सम, 9 और 1 10, 8 4 मतलब 4 और 2 कितना हुआ 6, 6 और 1 7 हुआ आपका, और 8 5 13, यानी कि इसका सम कितना हो जाएगा आपका 1370। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में कोई फार्मूला वगैरह तो लगता नहीं, आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, काफी अच्छा है क्वेश्चन। अगर आपने एलसीएम एचसीएफ का आपने सही से कॉन्सेप्ट पढ़ा है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, और एग्जाम में किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है वो भी मैं आपको इस क्वेश्चन में बताने का प्रयास करूंगा। क्या दिया हुआ है कि बस सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 15 17 19 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 6 और 8 बचता है। तो यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, इसका मतलब ये समझ में आ गया, ये एलसीएम का क्वेश्चन। अगर बड़ी से बड़ी संख्या को पूछा होता तो क्या निकालते, वहां पे एचसीएफ निकालते, यानी कि यहाँ पे हमें एलसीएम इसका निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 15 17 और 19 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना बचता है, 4 6 और 8। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है इसके बीच में, 11 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 11 का, और यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है, 11 का। जब डिफरेंस बराबर होगा तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, एलसीएम ऑफ 15, 17, 19, और ये जो डिफरेंस इक्वल डिफरेंस है इसे हम घटा देंगे। अब देखो यहां पर भी हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका एलसीएम क्या होगा, देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम क्या होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन ही होगा। अब देखो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक यहाँ पे कितना आएगा, 9 7 63, 3 हुआ और 3 15, यानी कि 5 यहाँ पे आएगा, और उसमें से 1 माइनस करेंगे, यानी कि जो भी इसका ओवरऑल अंक आएगा, जो भी नंबर होगा उसका इकाई का अंक कितना होगा, 5 माइनस 1 4 होगा। तो वो ऑप्शन देखना है जिसका इकाई का अंक 4 है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर इसे सॉल्व करेंगे तभी इतना आएगा। तो एग्जाम में ये अप्रोच आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, जो यूनिट डिजिट वाली अप्रोच है। अगर ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग अलग दिए तो आप इस अप्रोच का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी 3 अंकों वाली जो प्राइम संख्या है वो कौन सी होगी। तो ये ऑप्शन आपको दिए हैं, ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ी 3 अंकों की जो आपकी प्राइम नंबर है वो कौन सी है। तो यहाँ पे आप देखो
9 8 17, 9 8 17, 17 7, ये आपका 997, ये भी प्राइम नंबर है। उसके अलावा ये जो संख्या है ये भी आपकी प्राइम नंबर है। उसके अलावा 9 8 17, 17 3 20, 8 7 15, 15 9 24, ये संख्या छोड़ के बाकी जितनी संख्या है ये प्राइम नंबर है। 983 भी प्राइम नंबर है, 991 भी प्राइम नंबर है, 997, लेकिन सबसे बड़ी पूछ रहा है तो 997 होगा, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में, उनके एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो 2835 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आपको पता होगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन ही होता है। तो बस यहाँ पे संख्या 5 और 7 के अनुपात में हमने मान लिया संख्या 5x और 7x है, तो इसका जो गुणनफल है वो किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, और वो दिया है हमें 2835 है। बस साल को लो 5 से काटेंगे, 5 25, फिर कितना बचा 3, और यहाँ पे 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35, 7 से काटेंगे 7 8 56, 7 1 7, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 81, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 9। तो यहाँ पे संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा आपका 7 5 12x होगा। तो 12x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 × 9, 12 9 108, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सिंपल है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है आपका बार ब्रैकेट है, तो सबसे पहले जब छोटा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं तब उसके बाद अगर ब्रैकेट नहीं बचता है तो हम लोग बार ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, तो यहाँ पे 5.09 और इसमें से 0.76 जाएगा, तो 9 में से 6 गया तो कितना बचा आपका 3, 10 में से 7 गया तो 3, और यहाँ पे 4, यानी कि 4.33 यहाँ पे आया, और 9.91 से आपका 4.33 घटाओ, तो 11 में से 3 गया तो कितना बचा 8, और यहाँ पे 8 से 3 गया तो कितना बचा 5, और यहाँ पे 9 से 4 गया तो कितना बचा 5, यानी कि 5.58 आपका यहाँ तक आया। अब इसमें दो जोड़ दो आप, 2.57 आप ऐड कर दो इसमें, तो 8 7 15, 5 5 10 और 1 11, 5 2 7 और 1 8, यानी कि 8.15 ये आपका आया। और इसमें आप जोड़ दो 2.06, तो कितना जाएगा 6 5 11, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना होगा 8 2 10। अब यहाँ पे 12 में से अगर हम 10.21 घटाएंगे तो पूरा पूरा 11 घटा दो तो 1 बचेगा, और 1 में से 0.21 अगर घटाएंगे तो कितना जाएगा आपका 79, यानी कि 1.79 होगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, बस आपको जोड़ना घटाना था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी सिंपल है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं भाई। इससे जब हम 8888 को जब 88 से डिवाइड करेंगे और फिर उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 11 से काटें तो 11 8 88 0, फिर आपका 11 8 88, और फिर आपका 11 8 88, 8 से काटेंगे 8 1 8 0 1, तो यहाँ पे 101 बटे आपका कितना आया 5, तो कितने बार चला जाएगा 5 दूना 10, 20 सही 1 बटे 5 आएगा, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो भिन्न सबसे छोटी या बड़ी निकालने का तरीका क्या है, डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है भाई 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस अंश और हर के बीच में कितना है 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 3 का डिफरेंस है, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 2 का डिफरेंस है। अब इसका एलसीएम कितना होगा 4 3 12, तो 12 के लिए यहाँ पे कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 है तो 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 है तो 6 से गुणा करेंगे, और यहाँ पे 3 है तो 12 कब बनेगा, तो 4 से गुणा करेंगे, और यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे। तो सबसे यहाँ पे कितना आएगा 17 3 51, यहाँ पे 9 छाक 54 आएगा आपका, उसके अलावा 16 चक्कू 64 आएगा यहाँ पे, और 23 छाक 78 आएगा। तो सबसे छोटा नंबर कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, यानी कि सबसे छोटी जो भिन्न होगी वो 17/21 होगी, और सबसे बड़ी जो भिन्न होगी वो 13/15 होगी, यानी कि सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है तो 17/21, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछ रहा है प्रथम 5 भाज्य जो संख्या है उनका औसत क्या होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, एक जो है वो ना तो भाज्य है ना अभाज्य, तो एक को यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। पहली जो भाज्य संख्या होगी वो 4 होगी, 4 के बाद अगली क्या होगी 6 होगी, क्योंकि 5 अभाज्य संख्या, 6 के बाद अगली संख्या 8 होगी, फिर 9 होगी, और फिर 10 होगी। तो ये 5 भाज्य संख्या है, इनका औसत निकालना है, तो इनका सम करो और 5 से डिवाइड कर दो। तो 6 4 10 8 18, 18 और 9 9 8 17 27 10 37, 37 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो कितने बार जाएगा 5 7 35 और 5 चौको 20, यानी कि 7.4 आएगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना मत 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी कि 20% लोगों ने मत नहीं डाले, यानी कि 20% वोटिंग नहीं हुई, 80% वोटिंग हुई, जिनमें से 5% मत जो थे वो अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 5700 मत मिले जो कि कुल वैध मतों का 75% था। तो उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या क्या होगी, यानी कि ओवरऑल जो वोट थे, यानी कि 100% की जो वैल्यू है वो आपको बतानी है। तो ओवरऑल भाई जो वोट होंगे वो तो 100% होंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, जो वोटिंग हुई वो केवल 80% हुई, जो वोटिंग हुई वो 80% हुई, और इसमें से भी 5% जो वोट थे वो इनवैलिड हो गए। तो 5% कितना होगा, 80 का 5%, 8 पंचे 40, 4% वोट इनवैलिड हो गए। तो इसका मतलब वैलिड जो वोट है वो कितने, 76%। अब क्या कह रहा है कि जीतने वाले को इसका वैलिड वोट का 75% मिलता है, और वो 75% है कितना, 5700 के बराबर है। यानी कि 76% का 75%, 75% का मतलब 3/4 की जो वैल्यू है वो 5700 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू आपको बतानी है। तो 19 चक्कू 76, 19 तिया कितना हुआ, 57। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। 1% की वैल्यू अगर 100 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जीरो और चिपका दो, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 10,000। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, यदि राम के धन का 45% सोहन के धन के 50% में जोड़ा जाता है तो कुल राशि सोहम के धन का 86% हो जाती है। सोहम के पास राम के धन का कितना परसेंट है। देखो भाई 45, अगर राम के धन का 45% सोहम के 50% में जब जोड़ा जाता है तो सोहम का ओवरऑल जो अमाउंट है वो 86% हो जाता है, यानी कि उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 36% की। कब वृद्धि हो रही है, जब राम का 45% जोड़ा जाता है। इसका डायरेक्टली मतलब ये हुआ कि राम के 45% की जो वैल्यू है वो सोहम के 36% के बराबर है। अगर कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आई तो आप इसे इक्वेशन से भी कर सकते हो कि राम का जब 45% सोहम के कितने में जोड़ा जाता है, 50% में, तो ओवरऑल सोहम का कितना हो जाता है, 86% हो जाता है। तो इसको इधर ले जाओगे तभी आपका यही इक्वेशन आएगी। तो इसी को मैंने डायरेक्ट बता दिया भाई। देखो 50% सोहम का था, उसमें 45% जब राम का जोड़ा जाता है तो इसमें सोहम के धन में कितने की वृद्धि हो रही है, 36 की, यानी कि राम का 45% 36% सोहम के बराबर है। तो यहां से भाई सॉल्व कर लो, कुछ कटेगा, यहाँ पे 3 से काट सकते हैं, तो 3 से काटेंगे, यहाँ पे 15 होगा और यहाँ पे कितना आएगा, 12 होगा, और यहाँ पे फिर 3 से कट जाएगा, तिपच 15 और तिचौक 12, यानी कि राम और सोहन का जो वेतन है, मतलब जो धनराशि, उसका अनुपात कितना है, 4 और 5। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सोहम के पास राम के धन का कितना प्रतिशत है। तो सोहम के पास कितना रुपया है, 5 रुपया है, वो 4 का कितना परसेंट है, यही आपको बताना है। तो काटेंगे, कितना जाएगा आपका, 125%। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है तो कितना लाभ होगा। तो भाई 100 रुपए की अगर कोई चीज है उसका दाम कितना कर दिया गया, 75% अधिक कर दिया गया, यानी कि 175% कर दिया गया, यानी कि एमआरपी कितना हो गया, 175। अब इस पे 40% का अगर डिस्काउंट दिया, 40% का अगर डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा, 60% में, यानी कि 175 के 60% में आपने बेच दिया। तो कितने का बेचा, 25 सत्ते 175 और 25 चक्कू 100, 4 से काटेंगे तो 15 बढ़ जाएगा, 15 सत्ते 105, यानी कि 100 की चीज को आपने 105 का बेचा। तो 5 का फायदा होगा और 5% का भी होगा, क्योंकि जो परसेंट है वो भी हम 100 में कैलकुलेट करते हैं और हमने क्रय मूल्य भी 100 माना है, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल है, 32 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। प्रत्येक वस्तु की बिक्री पर अर्जित लाभ कितना होगा। तो भाई 32 का जो एसपी है, 32 का जो एसपी है वो 45 के सीपी के बराबर है। तो एसपी और सीपी का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 45/32, यानी कोई चीज 32 की खरीद के अगर 45 की बेची जाती है तो कितने का फायदा होगा, 13 का। 13 का फायदा हुआ 32 पे, तो 100 पे कितना होगा, 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, 4 अट्ठे 32, तो 25 25 तिया 75 हासिल लगा 7, 25 एक 25, 7 कितना हुआ 32, 8 से काटेंगे, 8 चक्कू 32, ना जाने का 0, फिर आपका 8 छंग 48, फिर यानी कितना जाएगा आपका 40.625। तो आपका चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? 66,550 रुपए की राशि ऋण पर ली गई, इसे 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा? देखो, जो ओवरऑल धनराशि आपने पैसा लिया वो 66,550 लिया। अब जाहिर सी बात है, जब आप किस्त के रूप में चुकाओगे तो इससे ज्यादा ही आपको चुकाना पड़ेगा। जैसे कोई भी चीज आप खरीदते हो किस्त पे तो आपको डाउन पेमेंट के अलावा जो ब्याज दर होती है उसके हिसाब से ज्यादा आपको अमाउंट पड़ता है। तो यहाँ पे 20% का मतलब क्या हुआ भाई? 20% का मतलब क्या हुआ? 1/5। यानी कि अगर आप 5 रुपए लेते हो तो पहले साल आपको 5 का 6 देना पड़ेगा, दूसरे साल इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 25 का 36 देना पड़ेगा। लेकिन किस्त तो हर साल बराबर पड़नी है, तो अगर किस्त यहाँ पे 36 है तो इसको भी 36 बनाने के लिए 6 से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि जो धनराशि यहाँ पे अगर आपने 30 ली तो आपको 36 पहले साल देनी पड़ेगी, और दूसरे साल आपको पता जितने साल के लिए आप पैसा आपका मतलब बढ़ता जाएगा, आपकी जितनी ईएमआई जो है जितने साल के लिए होगी उतना ज्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा। तो पहले साल 30 का 36 देना पड़ रहा था, वहीं दूसरे साल 25 का आपको 36 देना पड़ रहा है। यानी कि ओवरऑल अगर आपने 2 साल के लिए किस्त बनवाई है तो ओवरऑल 30 और 25 55 रुपए का आपको कितना देना पड़ेगा? 72 रुपए देना पड़ेगा। यानी कि प्रत्येक किस्त कितने की देनी पड़ेगी? 36 की। क्लियर? अब 55 की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी? 66,550 है। तो 5 से काट लो, 11 से काटो, 11 पचे 55, 11 छक्का 66, ना जाने का 0, 11 पचे 55, और 5 से काटेंगे 5 चिक्कन 5, 5 दूना 10, 5 चिक्कन 5, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 1210 के बराबर है। तो प्रत्येक किस्त आपको बतानी है, यानी कि 36 रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो 36 इंटू 1210 गुणा कर लो भाई, 0, 36 एकन 36, हासिल लगा 36 एकन 36 का 6, हासिल लगा 3, 36 दूनी 72, 3 कितना हुआ 75, हासिल लगा 7, 36 एकन 36 और 7, 7 6 13, यानी कि 43,560 रुपए। तो 43,560 रुपए आप देख रहे हैं कि भाई जो 66,550 रुपए की चीज है, आप हर एक साल जो है वो 43,560 रुपए उसकी किस्त दे रहे हैं। अगर ब्याज की दर 20% है, जाहिर सी बात है 20% है तो बहुत ज्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है? 10,000 रुपए की राशि पर 1/2 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, जब ब्याज 6 मासिक संयोजित होता है, यानी कि 6 माही ब्याज जो है वो संयोजित होता है, और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? यानी कि ये पूछ रहा है 1/2 साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होगा अगर रेट 10% है और ब्याज जो है वो 6 माही लगता है। तो रेट अगर 10% है तो 6 माही जो रेट है वो कितनी हो जाएगी आपकी? एक साल में 2 छमाही होती है, यानी कि छमाही रेट कितनी होगी? 5% होगी। अब सिंपल इंटरेस्ट पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे फर्क पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका यहाँ पे 3 छमाही बनेगी 1.5 साल में, तो 3 छमाही में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 15%। तो 15% यानी कि 10,000 का 15% कितना हुआ? 1500। तो सिंपल इंटरेस्ट तो भाई आपका 1500 बन गया। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? वहां पे डिफरेंस आएगा। तो पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा? पहली छमाही में 10,000 का 5% यानी कि 500, अगली छमाही में 500 तो 500 रहेगा, और 500 पे 5% यानी कि 25 रुपए और लगेगा। फिर अगले साल 500 तो 500 रहेगा, 500 पे 25 लगेगा, 25 रहेगा, 25 पे 5% और यानी कि 1.25% ये और। तो 1500 प्लस आपका 75 और एक 76.25, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1500 से 1500 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि डिफरेंस कितना होगा? 76.25 का। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि अजय के 2 विषयों में गणित और विज्ञान में परीक्षा के अंक जो है वो 9:13 के अनुपात में है। यदि उसे विज्ञान में गणित की तुलना में 16 अंक अधिक मिलते हैं तो गणित में उसको कितने अंक मिले? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डिफरेंस यहाँ पे कितना है? 4 रेशियो, और 4 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 16, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई? 4। तो गणित में पूछ रहा है तो गणित में कितने अंक मिल रहे हैं? 9 रेशियो। तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 चौक 36, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है? अमित को उसका मासिक वेतन मिलता है, उसके व्यय और बचत का जो अनुपात है वो 3:2 है। उसने अपने वेतन का कितना प्रतिशत खर्च किया और कितना प्रतिशत बचाया? बस इसे परसेंट में पूछ रहा है। तो भाई अगर व्यय और खर्च जो बचत है उसका अनुपात 3:2 है, तो इसका मतलब टोटल जो उसकी आय है वो 5 है। तो खर्च, तो भाई यहाँ पे व्यय कितना किया? 3/5 इंटू 100, यानी कि कितना हो जाएगा आपका? 60%। तो व्यय अगर 60% करता है तो बचत कितना करेगा? 40%।
तो कौन सा आपका आंसर सही होगा? आपका चौथा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। सिंपल है, चूंकि रेशियो में दिया है और रेशियो को परसेंट में बस आपको कन्वर्ट करना था। रेशियो इज द पार्ट ऑफ परसेंटेज। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, यदि 4 पुरुष या 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगी? देखो, पूरे टाइम एंड वर्क में अगर आपको कैपेसिटी पता है और टोटल वर्क पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो यहां पे पहले मैं कैपेसिटी निकालने का जुगाड़ दिया है कि 4 पुरुष जो है या 8 महिलाएं, इसका मतलब है कि 4 पुरुष इक्वल टू 8 महिलाओं के हैं। तो 4 दूनी 8, यानी कि पुरुष और महिला की जो कैपेसिटी है उसका अनुपात कितना है? 2:1 है। तो चाहे हम 4 पुरुष से क्वेश्चन को सॉल्व करें या 8 महिलाओं से सॉल्व करें, हमारा आंसर सेम आएगा। तो पुरुष से सॉल्व कर लेते हैं, आप महिलाओं से सॉल्व करना चाहो महिलाओं से सॉल्व कर लो। तो 4 पुरुष जिस काम को 12 दिन में करते हैं उसी काम को 9 पुरुष और 6 महिलाएं जो हैं वो कितने दिन में करेंगी? हमने मान लिया x दिन में करेंगी। अब वैल्यू पुट कर दो, पुरुष की कैपेसिटी कितनी है? 2, तो 4 × 2 × 12, और यहाँ पे कितना जाएगा? 9 दूनी 18 और 6 24 × x। तो यहाँ पे 12 दूनी 24 से 24 आपका कैंसिल हो गया, यानी कि कितना जाएगा? 4। तो 4 दिन लगेंगे। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप महिलाओं से सॉल्व करना चाहें तो महिलाओं से भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी लंबाई से 5 गुना बड़े प्लेटफॉर्म को 7 मिनट 40 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? जब ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो आपका चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी कवर करेगा? 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 5 गुना बड़े प्लेटफॉर्म, यानी कि तिपच 1500 का प्लेटफॉर्म है। तो ओवरऑल जो दूरी 1500 मीटर का प्लेटफॉर्म है, यानी कि ओवरऑल दूरी इतनी तय करेगा। कितने समय में? 7 मिनट 40 सेकंड को अगर हम सेकंड में चेंज करें, क्योंकि चाल हमें मीटर पर सेकंड में निकालनी होगी, तो 7 छंग 42 ये हो गया और 40 ये, यानी कि 460 सेकंड होंगे। ठीक है, तो जोड़ लो भाई इसे, 1800 बटे 460, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो 90, यहाँ पे नीचे कितना आएगा? 23, 23 तिया 69, 23 तिया 69 हुआ, 1 यानी कि 3 सही 21 बटे 23 आ जाएगा आपका। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 24, 17 और 9 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज तो बन नहीं रहा है। तो जब समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हीरोस फार्मूला लगाएंगे। आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हीरोस फार्मूला क्या होता है आपका? अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस सी। अब s क्या है? यहाँ पे ये अर्ध परिमाप है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 24 और 17, 7 4 11, 41 और 9 25, 50 और 50 का आधा कितना हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। क्लियर भाई? 24 और 17 41 और 9 50 होगा, 50 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 25। अब बस वैल्यू पुट कर दो भाई। अब देखो 25 ये और 25 में से 24 गया तो कितना बचा? 1, फिर 25 में से आपका 17 गया तो कितना बचा? 8, और 25 में से 9 गया तो कितना बचा? 16। अब देखो 25 का बाहर 5 जाएगा, 16 का बाहर 4 आ जाएगा, 8 को 4 × 2 लिख सकते हैं, तो 4 में 2 बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ √2 रहेगा, तो 5 को 20 दूना 40 √2 आ जाएगा आपका। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या इस क्लास में होता है? शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।